हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम अपना एक नया टॉपिक कवर करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखो, इससे पहले हमने क्या कर लिया? इससे पहले हम लोगों ने अपने 6 फंडामेंटल राइट्स को अंडरस्टैंड करा बहुत अच्छे तरीके से। हमने समझा कि फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, किस तरीके से हमारे ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमें इंश्योर करते हैं कि हम अपने राइट्स की वजह से अपने आप को डेवलप कर पाए और अपने आप का जो वेलबींग है वो इंश्योर कर पाए। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप ना ले जिसकी वजह से हमारे राइट्स वायलेट हो। और अगर हमारे राइट्स वायलेट भी होते हैं देन ऑल्सो वी हैव द रेमेडी। वो रेमेडी क्या है? आर्टिकल 32 वो हमें रेमेडी देता है कि हम कहाँ जा सकते हैं। हम जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से हम डिमांड कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट को कुछ ऑर्डर्स दे ताकि हमारे राइट्स दोबारा से रिस्टोर हो सके, है ना। तो ये सारी मोटी मोटी जानकारी हमने ले ली थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहले ये जो शब्द है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नया शब्द हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या ऐसा हो सकता है आप में से कुछ को जानकारी हो पहले थोड़ी बहुत। तो शब्द को थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, एक एक मीनिंग को समझते हैं और थोड़ा सा पहले समझेंगे चीज़ों को कि आखिरकार ये है क्या, इसका क्या मीनिंग है, और फिर जाकर के हम बुक की तरफ चलेंगे, फिर जाकर हम रीड करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो क्या हो रहा है? डायरेक्टिव का मतलब क्या है? एक तरीके से कुछ डायरेक्शंस हैं, ठीक है। और डायरेक्शंस किसकी फॉर्म में है? डायरेक्शंस है जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं। डायरेक्शंस में क्या है? डायरेक्शन में कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्नमेंट को फॉलो करने हैं। कब फॉलो करने हैं? जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कुछ डायरेक्टिव्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करनी होगी जब गवर्नमेंट अपनी कोई भी पॉलिसी बनाएगी, ठीक है। तो कोई भी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट बनाने जा रही है तो गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट को इन प्रिंसिपल्स को, इन डायरेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ को बनानी है, ठीक है। तो क्यों ऐसा बोला गया? कि इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनानी है? इस चीज़ को आपकी बुक में दिया हुआ है। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन न्यू दैट द इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज गोइंग टू फेस मेनी चैलेंजेस। तो हमें पता था कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस भारत के सामने होंगे, ठीक है। कौन कौन से चैलेंजेस होंगे? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज वुड बी टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी एंड द वेलबींग ऑफ ऑल द सिटीजन्स। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था। जब भारत आज़ाद हुआ, भारत की कंडीशन बहुत ख़राब थी। इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा पीछे थे, सोशली बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी, इनइक्वालिटी थी, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जा रही थी, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। और तो और साथ ही साथ में पूरा सिविल वॉर जो संभावनाएं थी हमारी, वो भी चल रही थी, दंगे फसाद हो रहे थे। ऐसी कंडीशन में भारत आज़ाद होता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि जब भारत आज़ाद होगा तो इतने सारे चैलेंजेस गवर्नमेंट के सामने होंगे, तो गवर्नमेंट कैसे इन सारे चैलेंजेस को डील कर पाएगी, इसके बारे में उन्हें काफ़ी ज़्यादा चिंता थी। एंड वो क्या इंश्योर करना चाह रहे थे? वो ये इंश्योर करना चाहते थे कि गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि सोसाइटी में इक्वालिटी कैसे लेकर आए, सोशल लेवल पर भी, इकोनॉमिक लेवल पर भी, और साथ ही साथ वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन्स कैसे इंश्योर किया जाएगा। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनका वेलबींग गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करेगी। क्योंकि अभी तो हम आज़ाद हुए तो हमारे पास तो रिसोर्सेज भी नहीं है उतने सारे के सारी, जितनी भी हमारी इकोनॉमी थी वो तो ब्रिटिशर्स लूट करके चले गए। उन्होंने हमारा इकोनॉमिकली हमारा क्या कर दिया? हमें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया उन्होंने बहुत ज़्यादा, हमारी वेल्थ को ड्रेन किया उन्होंने। तो उस टाइम पर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा चिंता थी कि बिना पैसों के, बिना इतने ज़्यादा फंड्स के हम कैसे सोसाइटी में इक्वालिटी लेकर आएंगे और कैसे हर किसी का वेलबींग इंश्योर करेंगे, ठीक है। सो दे ऑल्सो थॉट दैट सर्टेन पॉलिसी डायरेक्शन वॉज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग दीज प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने फिर क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि हम कुछ पॉलिसी गाइडलाइंस देते हैं, कुछ पॉलिसी डायरेक्शन देते हैं जो कि इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में मदद करेगी, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, ये सारी समस्याएं तो है, लेकिन अगर हम कुछ पॉलिसीज़ ऐड कर देते हैं, कुछ गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे देते हैं और ये बोलेंगे कि जो भी गवर्नमेंट आएगी इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अगर वो अपनी पॉलिसी बनाए तो हो सकता है कि हम ये जो इनइक्वालिटी है समाज में उसको टैकल कर पाए और सोसाइटी में इक्वालिटी एंड वेलबींग को इंश्योर कर पाए। देयरफॉर सम गाइडलाइंस वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट दे वर नॉट मेड लीगली इन्फोर्सिएबल। इस चीज़ को समझो। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वही गाइडलाइंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी। तो ये जो गाइडलाइंस थी वो इनकॉर्पोरेट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जो गाइडलाइंस है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है। अब लीगली इन्फोर्सिएबल का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स दैट इफ अ गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर गाइडलाइन, वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट and ask the court to instruct
द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि गाइडलाइंस है कुछ, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है तो उसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करा, अगर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बनाते टाइम इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करा, ठीक है, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि लोग कोर्ट के पास चले जाएंगे और कोर्ट को बोलेंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और बोलेंगे उनसे कि कोर्ट आप ऑर्डर दीजिए गवर्नमेंट को ताकि वो गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करे अपनी पॉलिसीज़ में। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यही चीज़ होती है कि ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हम कहते हैं नॉन जस्टिशिएबल। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिशिएबल है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन इन्फोर्सिएबल है, लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है, वो नॉन इन्फोर्सिएबल है। इन्फोर्सिएबल का मतलब है जिसको लागू करवाया जा सकता हो ऑर्डर के बाद। तो फंडामेंटल राइट्स को समझो। फंडामेंटल राइट्स में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि फंडामेंटल राइट्स है लीगली इन्फोर्सिएबल या लीगली जस्टिशिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे राइट्स वायलेट हुए या गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को नहीं बचा पा रही है, ठीक है, तो हम कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है और गवर्नमेंट को बोल सकता है, डायरेक्शन कर सकता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करवाओगे। क्लियर है? वहाँ पर ऐसा क्यों है? क्योंकि वो चीज़ इन्फोर्सिएबल है। हमारे फंडामेंटल राइट्स तो इन्फोर्सिएबल है और जस्टिशिएबल है, बट डीपीएसपी नहीं है। डीपीएसपी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है और इस चीज़ को कहा जाता है कि दैट दीज राइट्स आर नॉन जस्टिशिएबल। ठीक है, यहाँ पर लागू करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं बोला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकता है गवर्नमेंट को कि अगर आपने ये पॉलिसी अगर आपने डीपीएसपी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करा पॉलिसी बनाते टाइम, तो कोई भी व्यक्ति जाकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास दरवाज़ा खटखटाएगा और बोलेगा कि आप गवर्नमेंट को ऐसे ऑर्डर दो। नहीं कर सकते, क्योंकि ये लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर होगी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स लीगली इन्फोर्सेबल है, इसलिए हम अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को। बट डीपीएसपी सिंपल गाइडलाइंस है, डीपीएसपी सिंपल गाइडलाइंस है और गवर्नमेंट के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इन गाइडलाइंस को वो हमेशा फॉलो ही करे। तो अगर गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा कर के नहीं बोल सकते कि आप गवर्नमेंट को ऑर्डर करो। ठीक है, ये चीज़ है। और क्या दिया हुआ है और यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो चीज़ हमने अभी पढ़ी, ये जो हमने अंडरस्टैंडिंग ली कि डीपीएसपी हमारी कुछ सर्टन सेट ऑफ गाइडलाइंस है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है कि एक सेकेंड रुकिएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर क्या बोला गया है, इसी सेपरेट लिस्ट ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस को यहाँ पर बोला गया है डीपीएसपी। ठीक है, तो ये जो सेपरेट गाइडलाइंस है हमारी, वो क्या है, इन सेपरेट गाइडलाइंस को ही हम लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो सिंपल सा आइडिया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हुए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हुए कुछ ऐसी गाइडलाइंस जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐड करी। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला कि देखो, हमें पता है कि भारत के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जब आज़ाद हो जाएगा भारत, और उस टाइम पीरियड में सोसाइटी में इक्वालिटी लेकर आने के लिए, सभी लोगों का वेलबींग इंश्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इन कुछ गाइडलाइंस को फॉलो कर सकती है और अपनी पॉलिसी जब बनाएगी तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए। ठीक है, तो मोटा आइडिया तो हो गया होगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आई होगी अभी भी डीपीएसपी के बारे में कि आखिरकार ये गाइडलाइंस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन गाइडलाइंस में ऐड करी गई है। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि दिया हुआ है व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन। ठीक है, तो चलिए एक बार रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। ओके, व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आखिरकार क्या क्या चीज़ें आती है। तो यहाँ पर ये अगर हमें समझना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या क्या चीज़ें आती है, तो 3 चीज़ें आती है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड कुछ सर्टेन राइट्स आते हैं और कुछ साथ साथ में कुछ सर्टेन पॉलिसीज़ आते हैं। ये कहाँ दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं आपके बॉक्स में। तो वहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या चीज़ें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आती है। सबसे पहली चीज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आते हैं कुछ सर्टेन गोल्स। ठीक है, कुछ सर्टेन गोल्स जो हमारी सोसाइटी देखती है कि अच्छा ठीक है, हमने बताया कि हमारे सामने एक गोल है। ठीक है, हमारे सामने एक गोल है कि हम किस प्रकार की सोसाइटी बनाना चाहते हैं, इंडियन सोसाइटी को कैसा बनाना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग हमारे सामने कुछ सर्टेन गोल्स हैं और यही गोल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐड किए हैं। तो क्या क्या गोल्स हैं? सबसे पहला है वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल,
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो हम कैसी सोसाइटी चाह रहे हैं? हम एक ऐसी सोसाइटी चाह रहे हैं जहाँ पर सोसाइटी में रहने वाले हर व्यक्ति का कल्याण हो, उसका वेलफेयर हो, हर व्यक्ति का डेवलपमेंट हो सके। साथ ही साथ में सोसाइटी में हम सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर और पॉलिटिकल लेवल पर जस्टिस भी चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी में जो रिसोर्सेज है उसका फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी ना रहे बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ में जो सोशल इनजस्टिस हो रहा है कास्ट के फॉर्म में, या किसी रिलीजन के साथ कुछ गलत हो रहा है, या फिर जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए। तभी हमारी सोसाइटी एक जस्ट सोसाइटी बन पाएगी। तो ये वन ऑफ द गोल है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐड किया गया है। दूसरा क्या है? सेकंड इंपॉर्टेंट आता है रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाना है, उसको इंप्रूव करना है, उसको अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी हेल्थ इंश्योर करनी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, लैंड का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, इंश्योर करना है कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ सोसाइटी में ना हो। तो ये सारे कुछ सर्टेन गोल्स हैं। और क्या है? एक और गोल है, और वो गोल है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। तो इंटरनेशनल पीस को भी प्रमोट करना है, ऐसी गाइडलाइन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डीपीएसपी में ऐड करी। अब इस चीज़ को देखो, जब हम कह रहे हैं कि इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है, तो इंडिया तो स्टार्टिंग से ही एक ऐसी कंट्री रहा है जो हमेशा से ही पीस की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम लोग, है ना। हम विश्व शांति की बात करते हैं, हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं। तो ये क्या है? ये गाइडलाइंस भी हमने इसलिए ऐड करी कि इंडिया की गवर्नमेंट एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे जिससे पूरी दुनिया में अगर कहीं कन्फ्लिक्ट चल रही है ना, तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस हमारी गवर्नमेंट को इस तरीके से बोल रहा है कि देखो गवर्नमेंट, तुम ऐसे काम करना जिससे पूरी दुनिया में पीस आए, ना कि तुम वॉर्स को ज़्यादा प्रमोट करो। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे कोई काम नहीं करने हैं जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो, रादर तुम्हें बहुत कंस्ट्रक्टिव लेवल पर काम करना है, तुम्हें पीस लेकर के आना है इंटरनेशनल लेवल पर। ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं, कुछ ऐसे गोल्स हैं, क्योंकि हम पूरी की पूरी दुनिया में भी शांति चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल भारत में ही शांति चाहते हैं, हम पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं। ओके, सो ये गाइडलाइंस भी हमें हमारा डीपीएसपी जो है उसमें है। उसके अलावा गोल्स तो हमने देख लिए। गोल्स के अलावा एक सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कुछ पॉलिसीज़ भी है। सबसे पहली पॉलिसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? जैसे अभी भारत में क्या है, अभी भारत में बहुत ज़्यादा डिबेट चलती है यूसीसी के ऊपर कि यूसीसी लेकर आना चाहिए, यूसीसी लेकर आना चाहिए। जब भारत में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इसको बना रहे थे, तो उस टाइम पीरियड में लगा कि अभी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, उस टाइम पीरियड में लगा कि वो टाइम अभी ठीक नहीं है कि हम यूसीसी लेकर के आए। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखते हैं। जब गवर्नमेंट को ठीक लगेगा, जब गवर्नमेंट को लगेगा कि इंडियन सोसाइटी रेडी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो तब गवर्नमेंट क्या करेगी? तब गवर्नमेंट यूसीसी को इम्प्लीमेंट करे। समझ रहे हो? तो ये जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो डायरेक्शन एक तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि देखो गवर्नमेंट, तुम यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जब तुम्हें ठीक लगे तब करना, लेकिन ठीक है। तो ये एक प्रकार की गाइडलाइंस है जो हमारे यहाँ पर एक तरीके से डीपीएसपी में है। इसके अलावा और कौन सी पॉलिसी है? प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक लिकर। तो ये एक गांधीयन आइडिया है। गांधी जी जो है लिकर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया करते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ मानते थे। तो फिर हम कैसी सोसाइटी चाहते हैं? अगर हम सोसाइटी चाहते हैं कि जहाँ पर हर कोई डेवलप करे, तो लिकर का तो वहाँ पर कोई सवाल नहीं उठता, है ना। तो इसलिए एक पॉलिसी ये भी है कि गवर्नमेंट कुछ सर्टेन स्टेप्स उठा सकती है ताकि जो लिकर है उसको क्या किया जाए, उसको एक तरीके से उसका जो कंजम्पशन है उसको रोका जाए। तो आप देख सकते हो बहुत सारी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसने बैन भी किया है, लिकर पॉलिसीज़ भी लेकर के आई और लिकर को क्या किया है? बैन भी किया है ना। बट फिर भी गवर्नमेंट के सारे स्टेप्स उठाने के बाद भी बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, एंड बहुत जो ऐसी लिकर कंज्यूम करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा डेथ भी हो जाती है, बिहार में तो खास तौर पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी एक प्रकार की गाइडलाइंस थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोलता है करने के लिए। हमें का मतलब यहाँ पर क्या है? गवर्नमेंट को बोलता है कि ये चीज़ आप कर सकते हो। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़, तो एक और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो है, जो गांव में होती है, विलेज के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो खादी इंडस्ट्रीज़ का प्रमोशन किया जा सकता है। ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ होती है जो गांव के स्तर पर डेवलप करी जा सकती है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप किया जाना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारा रूरल डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि सिटीज़ ही डेवलप करे, रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट ना हो। हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो तो हर एरिया में इक्विटेबल डेवलपमेंट होना चाहिए।
तो ये भी एक प्रकार की गाइडलाइंस थी जो हमारे DPSP में है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, तो जो यूजफुल कैटल है उसका स्लॉटर नहीं होना चाहिए, उनको नहीं मारा जाना चाहिए एक तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर बताई जाती है, क्योंकि अगर यूज़फुल कैटल है तो फिर हम उनका जो प्रोडक्ट्स है, चाहे मिल्क हो गया या फिर अदर प्रोडक्ट्स हो गया, हम उनको यूज़ कर सकते हैं सोसाइटी में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको करने के लिए। साथ ही साथ में यहाँ पर आता है प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, ठीक है। ये क्या बोला जा रहा है कि जब सोसाइटी में लगेगा कि हमारी गवर्नमेंट के पास इतने फंड भी है और लोकल लेवल पर ऐसे लीडर्स भी हैं जो अगर इलेक्ट होते हैं तो वो लोकल लेवल पर बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आने वाले टाइम में हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट करने के बाद कभी किसी गवर्नमेंट को लगता है कि पंचायती राज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हमारे पास इतने फंड्स भी है कि हम थर्ड लेवल पर भी गवर्नमेंट लेकर आ सके, तो उस टाइम पीरियड के लिए आप क्या करना, उस टाइम पीरियड में आप जो विलेज पंचायत है उसको लेकर आना। तो हमने क्या करा, हमने 1991 के आसपास, 1992 के आसपास, 1991 1992 के आसपास हमने क्या करा, हमने विलेज पंचायत जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है हमने उसको इम्प्लीमेंट करा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे गाइडलाइंस में दिया हुआ था, ये हमारे DPSP में दिया हुआ था कि हम ये चीज़ भी कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नॉन जस्टिशिएबल राइट्स है। नॉन जस्टिशिएबल का मीनिंग हमने समझ ही लिया कि ये ऐसे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है, जस्टिशिएबल राइट, और DPSP में ये जो कुछ सर्टेन राइट्स है ये नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब वी कांट गो टू द कोर्ट, कि हम ये नहीं जा सकते कि हम कोर्ट के पास जा रहे हैं और गवर्नमेंट को कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट को ऑर्डर दो। ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉन जस्टिशिएबल। कौन कौन से हैं? सबसे पहला राइट आ जाता है एडुकेट लाइवलीहुड। सबसे पहला राइट क्या है? एडुकेट लाइवलीहुड, की एडुकेट लाइवलीहुड हर किसी को मिलना चाहिए, ठीक है। हर किसी को कम से कम एक बेसिक डिग्निटी वाला लाइवलीहुड तो मिले, जिससे एक सोर्स ऑफ इनकम हो हर किसी के पास और हर कोई एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जी सके। इसके अलावा क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वेमेन, तो ये भी आ जाता है कि चाहे मेन हो चाहे वेमेन हो, अगर काम बराबर कर रहे हैं तो फिर इक्वल पे मिलना चाहिए। इसके अलावा राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए किसी का भी, ऐसा नहीं है कि जितनी मिनिमम वेज है उससे भी कम वेजेस में किसी को एम्प्लॉय किया जा रहा है, या फिर फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा है राइट टू वर्क, हर किसी को काम करने का अधिकार है, तो गवर्नमेंट कोशिश ये कर सकती है कि हर किसी को काम दे, ठीक है। एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। और क्या क्या कर सकती है कि बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स क्या किया जा सकता है? बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स जो अर्ली चाइल्डहुड केयर होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, वो गवर्नमेंट दे सकती है। लेकिन ये सारे के सारे अधिकार क्या है? ये सारे के सारे अधिकार नॉन जस्टिशिएबल राइट्स हैं। अब एक चीज़ समझो, ये राइट्स इंपॉर्टेंट है ना, सारे के सारे राइट्स इंपॉर्टेंट है। एडिक्वेट लाइवलीहुड होना ज़रूरी है, हर किसी के पास एक बेसिक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, हर किसी के पास राइट टू वर्क होना चाहिए, हर किसी बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ऐसा क्यों किया फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कि इनको फंडामेंटल राइट नहीं बनाया, इनको फंडामेंटल राइट की जगह पर DPSP में ऐड किया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ देखो, क्योंकि उस टाइम पीरियड में, जैसा हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, कि हमारे पास उतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज के साथ साथ में जो अदर सिस्टम्स हमें चाहिए होता है वो सिस्टम्स भी नहीं थे। जैसे एजुकेशनली भी हम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे उस टाइम पीरियड में, हमें सारी चीज़ें ज़ीरो से शुरू करनी थी, तो सारी चीज़ें अचानक से तो नहीं कर सकते ना हम लोग, हम सारे के सारे रिफॉर्म्स जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस तो हम लोग नहीं लेकर आ सकते। तो इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको बोला कि देखो ये गाइडलाइंस हम दे रहे हैं, जैसे जैसे तुम्हारी रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे तुम्हारा डेवलपमेंट होता जाएगा धीरे धीरे, तो तुम क्या करना, तुम इन गाइडलाइंस को फॉलो करते चलना और इनके लिए पॉलिसीज़ बनाते चलना, ठीक है। तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि ये गाइडलाइंस दे दी गई तो गवर्नमेंट ने फॉलो ही नहीं करा, हर चीज़ को कोशिश करी गई है जितना ज़्यादा हो सकता है फॉलो करने की। जैसे राइट टू एजुकेशन के लिए क्या किया, राइट टू एजुकेशन में हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आए, और आज के टाइम में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भारत में रहने वाले हर बच्चे को हम क्या दें, एजुकेशन दें, ठीक है। और अगर हम एडुकेट लाइवलीहुड की बात करें तो जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या है कि आदमी खुद अपने हाथों से ही जो गटर है, जो सीवर है, वो साफ़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये बहुत इनह्यूमन एक तरीके से काम हुआ है ना। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने मैनुअल स्कैवेंजिंग को एक तरीके से प्रोहिबिट किया, बैन किया, और साथ ही साथ में आज के टाइम में गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ भी लेकर आ रही है कि अगर कोई स्कैवेंजिंग करना चाहता है, अगर ये सारी चीज़ें साफ़ सफाई करनी है गटर वगैरह की, तो मशीन्स की मदद से करो, हाथ से क्यों कर रहे हो, ठीक है।
समझ पा रहे हो? तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये धीरे धीरे जैसे कंट्री डेवलप होता चला गया, वैसे वैसे हम इन सभी पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ बनाते गए, इन सब के लिए काम करते गए, क्योंकि हमारे पास पैसे भी थे, इकोनॉमिक वेल्थ भी था, और साथ ही साथ हम लोग धीरे धीरे डेवलप भी हो पा रहे थे, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें कर पाए। अगर हम ये हम स्टार्टिंग में क्यों नहीं कर पाए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था? इसीलिए क्योंकि हम उस टाइम पर इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे, इसीलिए हम नहीं कर पाए। ओके, तो ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है किसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में, कि आखिरकार डीपीएसपी में क्या क्या चीज़ें थी। ओके, so you may get some idea of the vision of the makers of the constitution by looking at some of the directive principles shown below। तो हमें इससे क्या मिला? हमें थोड़ा सा आइडिया मिला किसके बारे में? जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की जो विजन थी कि किस प्रकार के भारत को वो बनाना चाह रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से वो किस प्रकार के इंडिया को देखना चाह रहे थे, तो वो एक विजन हमें मिली। हमें विजन मिला कि अच्छा ठीक है, वो बहुत सारे राइट्स देना चाहते थे बट नहीं दे पाए, उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं बना पाए, उनको जस्टिसेबल राइट नहीं बना पाए, बिकॉज वी डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। आज़ादी के दौरान हमारे पास, आज़ादी के बाद भी हमारे पास ये सारे उस टाइम पीरियड में हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर सोसाइटी में कंप्लीट तरीके से जस्टिस और फ्रीडम लेकर नहीं आना चाहते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। इसीलिए उन्होंने क्या करा, इन्होंने गाइडलाइंस के तौर पर हमें डीपीएसपी दिए। द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई टू गिव इफेक्ट टू सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए ताकि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको इफेक्ट दिया जा सके, ये रियल लाइफ में हम लोग एक तरीके से इनको इम्प्लीमेंट कर सके। सबसे पहला क्या किया? ज़मींदारी अबॉलिशन। रिकॉल करो, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा डीपीएसपी कहता है। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी क्या था? ज़रूरी था कि हम ज़मींदारी अबॉलिशन बिल लेकर आए। ज़मींदार के पास जो एकड़्स में ज़मीन है उनको क्या करा जाए, उनसे वो ज़मीन ली जाए, और जिन लोगों के पास, जिन फार्मर्स के पास ज़मीन नहीं है उनको मिले, ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सोसाइटी में हो सके। तो ये चीज़ हमने करी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो चीज़ लिखी हुई थी, गवर्नमेंट ने ये चीज़ आज़ादी के तुरंत बाद करी है। ठीक है, और क्या किया? नेशनलाइज्ड बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, ये इंश्योर करने के लिए कि बैंक्स केवल शहरों में ना सीमित रह जाए। बैंक्स क्या करें, बैंक्स जा करके गाँव में भी सेटअप हो, एंड जो बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ पर भी बैंक्स रहे। गवर्नमेंट जा करके एक तरीके से बैंक खोले और लोगों को फाइनेंस मिले। फाइनेंस नहीं मिलेगा तो फिर कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। किसी के पास पैसे ही नहीं होंगे तो कहाँ इन्वेस्ट करेगा कोई अपनी खेती में, लोन ले पाएगा, और जो भी चीज़ें हमें करनी होती है वो नहीं कर पाएंगे। तो नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स की वजह से क्या हुआ, हर कंट्री के हर कोने में बैंक्स सेटअप हुए और कोशिश करी गई कि हर किसी को क्या मिले, हर किसी को फाइनेंस मिले। इनैक्टेड न्यूमरस फैक्ट्री लॉज, बहुत सारे फैक्ट्री लॉज को क्या किया गया, बनाया गया। फैक्ट्री लॉज भी बनाए गए यहाँ पर। फैक्ट्री लॉज के साथ साथ में फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेजेस करी गई। एक मिनिमम वेजेस हमने सेट कर दी कि अगर कोई मिनिमम वेजेस से देगा, फिक्स्ड मिनिमम वेजेस का मतलब क्या है कि फैक्ट्री में अगर सपोज कोई काम करेगा तो जो फैक्ट्री में ओनर है उसको इंश्योर करना होगा कि वो कम से कम मिनिमम वेजेस दे। तो हमने इसके लिए कानून बनाया, मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया हमने डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि किसी के साथ कोई इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ना करे, फैक्ट्री का ओनर अपने वर्कर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना करे। और हमने कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करा, जो हमने अभी अंडरस्टैंड भी करा। एंड साथ ही साथ में प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट वाज आल्सो डन एंड शेड्यूल ट्राइब्स वाज आल्सो डन। रिजर्वेशन क्यों किया गया? क्योंकि हमारा डीपीएसपी ये कहता है कि इंडियन सोसाइटी में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठा सकती है, और वो स्टेप्स क्या उठाए? वो स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भले ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन इन्फोर्सिएबल हो, नॉन जस्टिशिएबल हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी बनाई है, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में चीज़ें ऐड करी गई है उनको इम्प्लीमेंट किया है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि केवल गाइडलाइंस है और गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दी हो, बिल्कुल भी नहीं। गाइडलाइंस को सीरियसली लिया और गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट भी किया है, अलग अलग कानून भी बनाए हैं एंड अलग अलग स्टेप्स भी उठाए हैं। और क्या हुआ है? और यहाँ पर वही बताया गया है, राइट टू एजुकेशन। तो हमने क्या करा, हमने अभी देखा था कि एक पॉलिसी हमें कह रही थी, एक राइट था कि अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज तक क्या किया जाएगा, एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी। तो उस चीज़ के लिए हमने क्या करा, फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर के हम लोग लेकर आए। 86th अमेंडमेंट एक्ट हमने करा, 86th अमेंडमेंट किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में, और फिर उसके बाद राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया। क्यों उस टाइम पर क्यों ऐसा हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि 2000 तक हमारे पास इतने रिसोर्सेज थे, गवर्नमेंट को लगा कि हाँ अब हम सक्षम हैं, अब गवर्नमेंट सक्षम है हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन देने के लिए।
तो गवर्नमेंट के जब लगा कि ठीक है अब हम स्कूल्स भी सेटअप कर सकते हैं, हर बच्चे को एजुकेशन भी दे सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने ये जो डीपीएसपी था उसको एक फंडामेंटल राइट बनाया। ठीक है, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक फंडामेंटल राइट दिया, राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A, और ये इंश्योर किया कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। साथ ही साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी हम लोगों ने करे। ओके, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को 1991 और 1992 के आसपास हम लोग लेकर के आए हैं। और इसके अलावा राइट टू वर्क, पार्शियल राइट टू वर्क कैसे दिया, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसे कि मनरेगा, मनरेगा क्या इंश्योर कर रहा है, 100 डेज का गारंटीड अश्योरेंस वर्क इंश्योर करता है, ताकि कम से कम जिन व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है उनको कम से कम काम मिले। एंड मिड डे मील स्कीम, तो ये सारी क्या है, ये सारी कुछ पॉलिसीज़ बता रही है, जो बार बार हमें बोल रही है कि डीपीएसपी ऐसा नहीं है कि केवल लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ऐसा करोगे तुम ऐसा करोगे, नहीं, ये गवर्नमेंट ने किया भी है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी थी ये सारी चीज़ें करने की, क्योंकि तभी हमारी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी बन पाती है जहाँ पर हर किसी के लिए डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे डीपीएसपी की, कि डीपीएसपी को गवर्नमेंट ने इग्नोर नहीं करा। दे हैव टेकन सेवरल स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नया टॉपिक है हमारे लिए, तो देखते हैं एक बार दिया क्या हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब तक हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे। जनरली नोशन क्या होता है, जनरल नोशन ये होता है कि देखो अगर कोई राइट की डिमांड करता है तो साथ साथ में उसके पास कुछ ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच में हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अगर ड्यूटीज़ नहीं होगी तो जनरली क्या बोला जाता है, जनरली ये अज्यूम किया जाता है कि फिर राइट्स अगर केवल राइट्स देंगे तो राइट्स का लोग क्या कर सकते हैं, मे बी मिसयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर राइट्स के साथ साथ में ड्यूटीज़ भी अगर दे देंगे ना, तो दोनों चीज़ें साथ में बैलेंस चलेगी और राइट्स को प्रॉपर तरीके से लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, लोगों में डिसिप्लिन आएगी, लोगों में एक सेंसिबिलिटी आएगी, लोग जागरूक रहेंगे कि उनके अधिकार के साथ साथ उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी है अपनी कंट्री के प्रति और सोसाइटी के प्रति। ठीक है, ये जनरल नोशन था। लेकिन जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस टाइम पीरियड में, उस दौरान हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड नहीं करा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब ऐड किया, 1976 में जा करके। कौन से अमेंडमेंट से? हमने अमेंडमेंट करा 42nd अमेंडमेंट, हमने अमेंडमेंट करा 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद 42nd अमेंडमेंट के बाद हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करा। एक क्वेश्चन है मेरा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट की वजह से हमारे प्रियम्बल में भी कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया, तो कौन कौन से वर्ड्स थे जिसको हमने प्रियम्बल में ऐड करा बिकॉज ऑफ द 42nd अमेंडमेंट, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, तो ये चीज़ है 42nd अमेंडमेंट की यहाँ पर बात करी जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, काफ़ी सारे चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस टाइम पीरियड में हो रहे। बेसिकली ये जो टाइम पीरियड था ना, इमरजेंसी का टाइम पीरियड था, तो फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में करे, और कुछ ऐसे स्टेप्स भी, कुछ ऐसे चेंजेस भी करे जिसकी वजह से जुडिशरी की पावर जो थी वो छीन ली गई, एंड और भी बहुत सारे अदर स्टेप्स उठाए गए थे उस टाइम पीरियड में, जो काफ़ी ज़्यादा दिखाते हैं कि उस टाइम में पावर, जो गवर्नमेंट के हाथों में जो पावर थी ना, उसको मिसयूज़ करने की कोशिश करी गई, क्योंकि बाकी ऑर्गन्स के पावर्स को कहीं ना कहीं कर्टेल किया गया, जुडिशरी की जो पावर्स थी उसको कर्टेल किया गया। ठीक है, तो ये एक मोटा आइडिया था कि 42nd अमेंडमेंट में आखिरकार क्या क्या किया गया था 42nd अमेंडमेंट में। अमंग अदर थिंग्स दिस अमेंडमेंट इंसर्टेड अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो बहुत सारी चीज़ें ऐड करी गई, साथ ही साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड करी गई। और कितनी ड्यूटीज़ ऐड करी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। बट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से एनीथिंग अबाउट इन्फोर्सिंग दीज ड्यूटीज़। क्या कह रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज़ को इन्फोर्सिएबल नहीं बना रहा है। इन्फोर्सेबल का मतलब क्या है, अब तो हम समझ भी चुके हैं। इन्फोर्सेबल का सीधा साधा मतलब ये है कि अगर कोई ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करेगा ना, अगर यहाँ पर कोई ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है कि उसको सज़ा दी जाएगी, उसको कोई पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, एज अ सिटीजन वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंड आवर कंट्री एंड प्रमोट हार्मनी अमंग ऑल द सिटीजन, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ये क्या है, ये सारी कुछ सर्टन ड्यूटीज़ है हमारी, बहुत सारी ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 10 ड्यूटीज़ है, वैसे अभी तो 11 हो चुकी है। जब ये ऐड किया गया था 1976 में, उस टाइम पर 10 थी। फिर उसके बाद 2002 में जब राइट टू एजुकेशन बना, तो उसके बाद से एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करेगी कि जो भी बच्चे के पेरेंट्स होंगे या बच्चे का कोई अगर केयर टेकर होगा, पेरेंट्स के अलावा अगर कोई केयर टेकर होगा, तो दे हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करेंगे अंडर द राइट टू एजुकेशन। मतलब उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे।
क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि हम क्या कर रहे हैं, हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं हर बच्चे को, तो ये जिम्मेदारी हो जाएगी पेरेंट्स की या उनके केयर टेकर्स की। तो ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी जो हमारी ऐड करी गई थी। क्लियर है? ये बाद में ऐड करी गई है। ओके, सो क्या क्या ड्यूटीज़ है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में मानेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, ठीक है, हम अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करेंगे, और इसके अलावा हम अपनी कंट्री को डिफेंड करेंगे जब भी ज़रूरत लगेगी, ठीक है। साथ ही साथ में हार्मनी प्रमोट करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करेंगे, हम कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करेंगे, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करेंगे, वैसा हम नहीं करेंगे। रैदर सोसाइटी में हार्मनी प्रमोट करेंगे, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो सकता है वो भी हम उठाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी अदर ड्यूटीज़ है, और बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ है कि जैसे कि फ्रीडम फाइटर, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनके जो वैल्यूज़ थे, हम उनको समझेंगे और कोशिश करेंगे उन प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को अपनी लाइफ में उतारने की। साथ ही साथ में हम अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हम अपने अपने फील्ड में कोशिश करेंगे कि हम एक्सीलेंस की तरफ पहुँचे जितना ज़्यादा हो सकता है। जो भी हम काम कर रहे हैं, सपोज़ हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, तो उस फील्ड में भी हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहती है, ठीक है। तो काफ़ी वाइडर एक एस्पेक्ट है जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कवर किया गया है। हाउएवर, एक चीज़ हमें नोट करने की ज़रूरत है। क्या नोट करने की ज़रूरत है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक द एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स डिपेंडेंट और कंडीशनल अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज़। इन दिस सेंस द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैज़ नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देखो, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गई है तो इट डज़ नॉट मीन कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को तभी इंजॉय कर पाएंगे जब हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि हमें राइट्स ही नहीं मिलेंगे अगर हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें फंडामेंटल राइट्स ऐड करे। एंड बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल, और साथ ही साथ में फंडामेंटल राइट्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी है कि ये राइट्स भारत के हर सिटीज़न को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ये इन्फोर्सेबल भी बनाए गए, इसी की वजह से हमारे यहाँ पर आज क्या है, फंडामेंटल राइट्स है और ये इन्फोर्सेबल भी है। बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी इन्फोर्सेबल नहीं है। हमें कोई सज़ा नहीं दे सकता अगर हम अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। हमें कोई सज़ा नहीं दे सकता जस्ट बिकॉज कि हम लोग अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमें कोई सज़ा नहीं मिलेगी, और उस सज़ा के बदले में हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन लिए जाएंगे। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि तुम अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे तो तुम्हें फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट एक चीज़ और समझो, यहाँ पर अगर हम ये कह रहे हैं कि आपके पास हमेशा राइट्स रहेंगे ही रहेंगे, इरिस्पेक्टिव कि आप ड्यूटीज़ फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इट डज़ नॉट मीन कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेकार की है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फिर क्यों ऐड किया गया? ठीक है, वो बेकार नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मीनिंगलेस नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, बिकॉज वो हमें बार बार बता रही है, हमें इंस्पायर कर रही है, हमें मोटिवेट कर रही है, हमें गाइड कर रही है दैट वी आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं अपनी कंट्री के प्रति, और वो जिम्मेदारियों को हमें समझना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उनको उस चीज़ के लिए काम भी करना चाहिए। हमें भी काम करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। हमें अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में रीड करना चाहिए और ज़्यादा नॉलेज गेन करनी चाहिए कि किस तरीके की लाइफ वो जी के गए, कौन से प्रिंसिपल्स के लिए उन्होंने अपनी लाइफ भी छोड़ दी, अपनी लाइफ कुर्बान कर गए वो हम लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए। तो हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि जब हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमारे अंदर एक सेंसिबिलिटी आएगी, हम जिम्मेदारियों को समझ पाएंगे, हम अपनी इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे कि हम कितने अच्छे तरीके से अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक इंस्पिरेशन हमें देती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, एंड दे आर नॉट मीनिंगलेस। हमें गाइड करती है, हमेशा हमारे साथ रहती है और हमें बताती है दैट यू आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और आपको ये रास्ता, इस रास्ते पर आपको चलना होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ली। आई होप चीज़ें क्लियर होगी और थोड़ा बहुत समझा डीपीएसपी की इंपॉर्टेंस के बारे में, और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ये टॉपिक तो हमारा हो गया है कवर। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल एंड डीपीएसपी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप चीज़ें अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।